क्या कोई ऐसा मेहमान है जो इस आसुरी भालू से मुकाबला करना चाहता है? अखाड़े के ऊपर हवा में उड़ रहे उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने एक बार फिर से सभी मेहमानों को संबोधित करते हुए अपना सवाल दोहराया। एक तो इसके पास अर्धस्तरीय पृथ्वी का बल है, ऊपर से यह पृथ्वी से ऊर्जा भी अवशोषित कर रहा है। 6800 हाथियों की ताकत ज्यादा तो है, लेकिन उस ज्वाला पक्षी के रक्त की एक बूंद से ज्यादा तो नहीं। अखाड़े के अंदर खड़े उस आसुरी भालू की ओर देखते हुए आकर्ष ने मन ही मन में अपने आप से कहा। पूरी स्थिति का अवलोकन कर लेने के बाद उसके चेहरे पर अपने आप एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अगले ही पल वह अपनी जगह से उठा और बिजली की रफ्तार से उस ओर भागा जहां पर उस पिंजरे का द्वार था। आकर्ष के सिर के ऊपर इस समय 6000 हाथियों की परछाइयां नजर आ रही थीं। स्क्वीक, स्क्वीक। उसके विपरीत सुवर्णा उसकी जगह पर बैठी थी और जोर जोर से शोर मचाकर उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। मूल मंडल, यह मूल मंडल के चौथे स्तर का योद्धा है, राजकुमार पारस का बेटा, राजकुमार जयंत, जो कि इतने समय से आकर्ष को एक कमजोर बच्चा समझकर उसका मजाक उड़ा रहा था। अब उसकी वास्तविक ताकत देख उसके चेहरे पर से घमंड का भाव गायब होने लगा और उसकी जगह एक अजीब से डर ने ले ली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस युवक को मैंने कुछ देर पहले कमजोर समझकर मजाक उड़ाया था, उसके पास इतनी भयंकर ताकत होगी। सबसे अजीब बात तो यह है कि यह उम्र में भी मुझसे बहुत छोटा है। इतनी जल्दी इसका ऊर्जा स्तर इतना आगे कैसे पहुंचा? क्या इसकी भी कोई दूसरी पहचान? राजकुमार जयंत ने मन ही मन अपने आप से पूछा। देखने से तो यह 25 वर्ष से भी कम उम्र का लग रहा है, फिर इतनी छोटी उम्र में यह मूल मंडल के चौथे स्तर में कैसे पहुंचा? आखिर यह युवक है कौन? अखाड़े के बाहर बैठी भीड़ में से कुछ लोग इस बारे में विचार करने लगे। सभी एक दूसरे की ओर देख रहे थे और आकर्ष की पहचान के बारे में पूछ रहे थे। यह सूर्य केतु के साथ आया है, क्या इसका मतलब यह है कि यह भी अपार शक्ति विद्यालय का एक छात्र है? एक आदमी ने अनुमान लगाते हुए कहा। अपार शक्ति विद्यालय में तो इतनी छोटी उम्र का सिर्फ एक ही योद्धा है, सप्त शौर्य गुरुकुल का आखिरी जिंदा बच्चा शिष्य आकर्ष सिंघानिया। क्या यह आकर्ष सिंघानिया है? दूसरे आदमी ने और आगे का अनुमान लगाते हुए कहा। मुझे तो यही लगता है। आकर्ष के अलावा भला कौन है जो इतनी छोटी उम्र में अपना ऊर्जा स्तर इतना आगे ला सकता है? तीसरे आदमी ने पहले के दोनों आदमियों के कथनों से सहमति जताते हुए कहा। इसके थोड़ी ही देर बाद पूरी भीड़ को पता चल गया कि जो व्यक्ति अखाड़े के मुख्य द्वार के पास गया है, वह अपार शक्ति विद्यालय का अभी के समय का सबसे प्रतिभाशाली छात्र आकर्ष सिंघानिया है। यह आकर्ष सिंघानिया है? सच में? लोगों को कोई भूल तो नहीं हुई है ना? जयंत के चेहरे के भाव तो कुछ अजीब ही थे। जैसे जैसे अखाड़े के बाहर बैठे लोगों के बीच आकर्ष का नाम गूंज रहा था, जयंत को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके दिल वार कर रहा है। पर चाकू से वार आकर्ष सिंघानिया वैसे तो सप्त शौर्य गुरुकुल का आखिरी जिंदा बचा शिष्य था, जिसे गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी सभी को उसे गंभीरता से लेना पड़ रहा था क्योंकि उसकी प्रतिभा ही बहुत ज्यादा उच्च थी। कुछ साल पहले जब रजत और वीणापति को हराया था, तब से पूरे साम्राज्य में वह जाना जाने लगा था। वह पहली बार था जब अवंती साम्राज्य की राजधानी वेहिका में लोग उसे पहचानने लगे थे। जयंत उस समय वेहिका में नहीं था। वह अपने आप को प्रशिक्षित करने के लिए दूसरे शहरों और जंगलों में भटक रहा था। इसी दौरान उसने भी आकर्ष का नाम सुना। शुरुआत में तो उसे लगा कि आकर्ष कोई सामान्य योद्धा होगा, लेकिन फिर यह सामान्य नाम असामान्य नाम में बदल गया। वह जहां भी जा रहा था उसे यह नाम सुनने को मिल रहा था। जयंत ने भी उसे गंभीरता से लेना तब शुरू किया जब उसे पता चला कि आकर्ष ने अवंती साम्राज्य की नई पीढ़ी के 5 सबसे प्रतिभाशाली योद्धाओं को प्रतिभा के मामले में ही पीछे छोड़ दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, लगभग 1 साल पहले जब वह अपार शक्ति विद्यालय में आया था, तब उसने अपनी शक्ति के बल पर भी साबित कर दिया था कि अब वह शक्ति के मामले में भी 5 योद्धाओं के बराबर पहुंच चुका है। उसका नाम इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो चुका था
कि अब तो अवंती साम्राज्य के राजा तक उसे जानने लगे थे। राजा के द्वारा एक छात्र को इस तरह से गंभीरता से लेना साफ इशारा कर रहा था कि उनके दिल में आकर्ष के लिए क्या जगह है। जयंत के पीछे खड़ा वह बुजुर्ग अवस्था का आदमी भी अब गंभीर हो गया था। एक अजीब सा डर उसके मन में भी उत्पन्न हो गया और उसकी पीठ धीरे धीरे करके पसीने से भीग गई। इधर जब आकर्ष अखाड़े के मुख्य द्वार के पास पहुंचा तो अखाड़े का एक कर्मचारी सामने आया और उसने आकर्ष को प्रणाम करने के बाद अखाड़े का दरवाजा खोला। वह एक साधारण कर्मचारी था, इसलिए स्वाभाविक था कि वह आकर्ष के साथ पूरे सम्मान से पेश आए। दरवाजा खोलने के बाद आकर्ष बिल्कुल शांत होकर अखाड़े के अंदर के प्रत्येक हिस्से को देखने लगा, विशेषकर अखाड़े की जमीन को, क्योंकि उसकी प्रतिद्वंद्वी वह आसुरी भालू इसी जमीन का सहारा लेकर उसके साथ मुकाबला करने वाला था। अपनी तरफ से पूरा अवलोकन करने के बाद उसने अपनी वायांश गति का इस्तेमाल किया, उड़ते हुए सीधा अखाड़े के बीचों बीच आ गया। लेकिन उसने अपना पैर जमीन पर नहीं रखा, वह हवा में उड़ रहा था। उसका बड़ा भाई शौर्य भी पृथ्वी की ताकत इस्तेमाल करना जानता था, इसलिए आकर्ष को पहले से पता था कि अगर वह जमीन पर रहा तो भालू छुपकर कहीं से भी प्रहार कर सकता है। इधर उस भालू ने जब आकर्ष को देखा तो वह जोर से गर्जना करने लगा। शायद उसे भी इस बात का एहसास हो गया था कि आकर्ष अखाड़े में क्यों आया है। उसकी रक्त से लाल आंखों में आकर्ष के प्रति गुस्से और कर्कशता का भाव साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह भालू कुछ करता, अचानक से उसे अपने पूरे शरीर पर एक दबाव महसूस हुआ और वह सीधा मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। भालू बार बार फिर से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। उल्टा उसकी आंतरिक ऊर्जा और उसके पृथ्वी के अर्ध स्तरीय बल की ताकत के कारण पूरे अखाड़े की जमीन अब हिलने लगी थी। जिसने उस पर यह दबाव लगाया था वह वही बुजुर्ग अवस्था का आदमी था जो अखाड़े में यह सारे मुकाबले करवा रहा था। आकर्ष, मैंने तुम्हारे बारे में लोगों से बहुत कुछ सुना है। सभी ने तुम्हारी प्रतिभा की तारीफ की है। भालू बहुत ही ज्यादा हिंसक प्रवृत्ति का है। क्या अब भी तुम इसके साथ मुकाबला करना चाहते हो? उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने आकर्ष की ओर देखते हुए बड़े ही शांत स्वर में पूछा। उसकी आंखों में एक हल्की चिंता का भाव भी था। शायद बेसकी वजह यह थी कि अगर आकर्ष को उनके अखाड़े में कुछ भी हो जाता है तो जवाब देना उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी की जिम्मेदारी हो जाएगी। आकर्ष की प्रतिभा के बारे में सभी जानते थे और बहुत से लोगों को तो यह भी पता था कि माया साम्राज्य जाने वाले 5 उत्कृष्ट योद्धाओं में आकर्ष का नाम भी निश्चित रूप से होगा। तो ऐसे में उसका इस तरह से अखाड़े में उतरकर अपनी जान खतरे में डालना उसके साथ साथ बाकियों को भी तकलीफ दे सकता था। अगर तुम्हारी जगह में होता तो इस तरह से जोखिम नहीं उठाता। बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने आकर्ष को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, आपने मेरे बारे में इतना सोचा और मेरे लिए चिंता की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर। लेकिन मैंने पहले ही फैसला कर लिया है, मैं यह मुकाबला करूंगा। आकर्ष उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी की आंखों में अपने लिए चिंता का भाव साफ देख पा रहा था, इसलिए उसने आभार प्रकट करते हुए जवाब दिया, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो फिर ठीक है, तुम मुकाबला कर सकते हो। लेकिन मुकाबला शुरू करने से पहले मैं तुम्हें आधे मिनट का समय दोबारा से सोचने के लिए दे रहा हूं। जैसे ही यह समय पूरा होगा मैं भालू पर से अपना दबाव हटा लूंगा, जिसके बाद तुम दोनों के बीच मुकाबला होना निश्चित है। इसलिए बहुत ही सोच समझकर फैसला करना। उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने आकर्ष को सलाह देते हुए कहा। इससे पहले उसने इस प्रकार से अपने नियम को कभी नहीं तोड़ा था। अगर आकर्ष की जगह कोई दूसरा होता तो वह यह आधे मिनट का समय कभी नहीं देता। आकर्ष ने सहमति में अपना सिर हिलाया और मुकाबले के लिए तैयार हो गया। आधे मिनट का समय आकर्ष के लिए ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन दर्शकों के लिए यह समय काफी लंबा हो गया था। सभी अपनी सांस रोककर उस पल का इंतजार कर रहे थे जब मुकाबला शुरू होने वाला था। जैसे ही समय पूरा हुआ, उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने आकर्ष को इशारा किया, जिसके बाद दर्शकों के बीच हलचल मच गई। तुम लोगों को क्या लगता है, क्या ऐसा करके यह बेवकूफी कर रहा है?
भाई, मेरे हिसाब से तो इसकी किस्मत और प्रतिभा दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छी है। इसे यह जोखिम उठाने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे सुनने में आया है कि इसके पास 2 अर्धस्तरीय बल हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस भालू के साथ मुकाबला करने में इसे कोई समस्या होगी। उल्टा अगर ताकत के मुकाबले में दोनों की तुलना की जाए तो आकर्ष के पास भालू के मुकाबले 200 अतिरिक्त हाथियों की ताकत है। तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि भालू की चमड़ी भी बहुत ज्यादा मजबूत है। अगर हथियार होता तो मुकाबले थोड़ा आसान हो जाता, लेकिन सिर्फ अपने हाथों के साथ चमड़ी को चीरना आकर्ष के लिए संभव नहीं है। मुझे तो उम्मीद है कि यह भालू को मारकर सही सलामत बाहर आ जाएगा। तुम लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो इस पर पैसे लगाने वाला भीड़ हमेशा की भांति अपने अलग अलग मत दे रही थी। उनकी नजरों में तो आकर्ष की स्थिति इस समय बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। यह तो मैंने सोचा ही नहीं। तो क्या हुआ अगर यह आकर्ष सिंघानिया है और इसकी प्रतिभा उच्च है? भालू फिर भी इसे जान से मार ही देगा। उससे इंसानों से फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए सब उसके शिकार हैं। जयंत ने मन ही मन खुश होते हुए अपने आप से कहा, अगर वह आत्महत्या करने भी जा रहा है तो भी वह तुमसे तो बेहतर ही है। वह तुम्हारी तरह नहीं है कि दूर बैठकर बस टिप्पणी करता है। और तुम उसके बारे में यह सब किस अधिकार से कह रहे हो? अगर तुम्हें पिंजरे में डाल दिया जाए तो तुम्हारी पतलून अब भी गीली हो जाएगी। आकर्ष के बारे में जयंत ने धीमी आवाज में अपने आप से कहा था, लेकिन फिर भी उरूमी ने उसके शब्द सुन लिए थे। जब उसने सुना कि जयंत आकर्ष की स्थिति को लेकर हंस रहा है तो वह अपने आप को गुस्सा होने से रोक नहीं पाया। सूर्य केतु की तरह उरूमी को भी जयंत की पहचान से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्या कहा तुमने? उरूमी के शब्द जयंत के दिल में कांटे की तरह चुभे। उसका चेहरा गुस्से से पूरा लाल हो गया और अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए वह बिना किसी चेतावनी के उरूमी पर प्रहार करने आगे बढ़ा। लेकिन इससे पहले कि वह उरूमी के करीब जा पाता, वह बुजुर्ग अवस्था का आदमी जो कि एक अंगरक्षक के तौर पर जयंत के साथ आया था, वह बीच में आ गया और जयंत को लेकर थोड़ा पीछे चला गया। शरद चाचा, यह आप क्या कर रहे हैं? उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी का ऐसा व्यवहार देख जयंत एक बार फिर से चौंक पड़ा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आज हो क्या रहा है। हर बार जब भी वह कुछ करने की कोशिश करता है, उसके चाचा बीच में आकर उसे क्यों रोक रहे हैं? अब उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ आकर्ष पर थी, क्योंकि वही उसके सबसे करीब था। इधर आकर्ष अभी भी आसमान में बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे पूरी स्थिति उसके नियंत्रण में हो। क्रैच! आखिरकार वह आसुरी भालू और ज्यादा देर तक अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाया और आकर्ष पर प्रहार करने आगे बढ़ा। सबसे पहले उसने एक छलांग लगाई और उछलकर आकर्ष के करीब पहुंचने की कोशिश की, लेकिन आकर्ष इसके लिए पहले से तैयार था। हवा के बल और अपनी वायांश गति का इस्तेमाल करके वह तुरंत अपनी जगह से हट गया। भालू दूसरी तरफ जमीन पर उतर गया और मुड़कर वापस आकर्ष की तरफ देखने लगा। इस पहली कोशिश में उसे यह तो समझ में आ गया था कि जब तक आकर्ष आसमान में है वह उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए अब उसने जमीन पर से ही आकर्ष पर प्रहार करने का सोचा। उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद एक बार फिर उसके सिर के ऊपर 6500 हाथियों की परछाइयां नजर आने लगीं। स्विश! अपनी पूरी ताकत एकत्रित करने के बाद उसने अपना एक पैर जोर से जमीन पर पटका। उसके ऐसा करते ही जमीन पर बड़ी बड़ी दरारें बनने लगीं और बड़े बड़े पत्थर जमीन के भीतर से बाहर निकलने लगे। यह उस भालू के अर्धस्तरीय पृथ्वी के बल की ताकत थी। अपनी इसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने उन सभी पत्थरों की एक एक करके आकर्ष की तरफ फेंकना शुरू किया। जमीन पर से भालू इसी एक तरीके से प्रहार कर सकता है, इसका अंदाजा आकर्ष ने पहले ही लगा लिया था। इसलिए जैसे ही सारे पत्थर उसकी तरफ आने लगे, उसने अपने बिजली के बल का इस्तेमाल किया और भयंकर गर्जना के साथ सारी बिजलियां उन पत्थरों पर गिरानी शुरू की, जिससे सारे पत्थर टूटकर चकनाचूर होने लगे। तुम्हारा प्रहार तो काफी अच्छा है, मगर अफसोस तुम्हें इसका सही से इस्तेमाल करना नहीं आता, आकर्ष ने एक शांत स्वर में कहा और फिर अपने सीधे हाथ की एक उंगली भालू की तरफ की। शून्य स्पर्श कला।
युद्ध कला का इस्तेमाल करते ही उसके दोनों बल मिलकर एक नई ऊर्जा में बदलने लगे और हाथ के चारों ओर प्रवाहित होने लगे। स्विश! अगले ही पल उसकी उंगली में से ऊर्जा की एक तेज धारा निकली जो किसी को भी चीरने और काटने की क्षमता रखती थी। ठीक इसी समय पर आकर्ष के सिर के ऊपर 2000 हाथियों की परछाइयां भी दिखाई देने लगी। आकर्ष का निशाना भालू का विशालकाय शरीर था। वह अपनी इस युद्ध कला से एक जोरदार प्रहार करना चाहता था कि भालू को गंभीर रूप से जख्मी कर सके। लेकिन भालू भी कुछ कम नहीं था। अपनी आंतरिक ऊर्जा और पृथ्वी के बल का इस्तेमाल करके उसने सबसे पहले कुछ पत्थरों को अपने आगे किया ताकि आकर्ष के प्रहार को थोड़ा धीमा कर सके। और जब प्रहार पत्थरों को चीरते हुए आखिर में उस तक पहुंचा तो उसने अपनी पीठ आगे कर दी। उसकी चमड़ी भी किसी पत्थर से कम नहीं थी, जिस वजह से उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। भालू उसके प्रहार को इस तरह से रोक लेगा, इसकी उम्मीद तो आकर्ष ने भी नहीं की थी। वैसे भालू का ऐसी समझदारी दिखाना कोई बड़ी बात भी नहीं थी, क्योंकि आखिरकार वह एक आसुरी जानवर था। इंसानों की तरह सोचने और समझने की क्षमता उसके अंदर भी थी। अपने आप पर खतरा महसूस करके भालू ने अब फिर से पृथ्वी से ऊर्जा अवशोषित करना शुरू किया। दोबारा से उसके सिर के ऊपर 300 अतिरिक्त हाथियों की परछाइयां प्रकट हो गईं, यानी कि पूरे 6800 हाथियों की ताकत। आकर्ष अभी भी शांत था। उसने दोबारा से अपनी उंगली भालू की तरफ की और फिर से अपनी शून्य स्पर्श युद्ध कला का इस्तेमाल किया। लेकिन इस बार उसने अपने बिजली के बल को अलग से प्रवाहित किया। उंगली से निकलकर एक बार फिर एक तेज धारा आगे निकली, जिसके अंदर इस बार बैंगनी रंग की एक बिजली भी चमक रही थी। पिछली बार की तरह इस बार भी भालू ने फिर से पत्थरों को आगे करके अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस बार आकर्ष इसके लिए पहले से तैयार था। उसने अपने बिजली के बल का इस्तेमाल करके सभी पत्थरों को पहले ही चकनाचूर कर दिया, जिससे उसकी शून्य स्पर्श युद्ध कला के द्वारा उत्पन्न हुई सारी ऊर्जा सीधे जाकर उस भालू के शरीर से टकराई। बैंग! जैसे ही ऊर्जा भालू के शरीर से टकराई, भालू घसीटते हुए कुछ कदम पीछे चला गया, लेकिन उसे कोई भी गंभीर चोट नहीं आई। इसकी मजबूत चमड़ी ने एक बार फिर से उसे बचा लिया था। इतनी मजबूत चमड़ी! इस बार आकर्ष को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी पूरी ऊर्जा को सिर्फ भालू की चमड़ी रोक लेगी, यह उसकी उम्मीद से परे था। भले ही भालू ने अपने आप को बचा लिया है, लेकिन यह बात तो बिल्कुल सच है कि इस आकर्ष का प्रहार बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो यह है कि इसके पास 2 प्राकृतिक बल हैं। अखाड़े के बाहर बैठे जयंत ने ईर्ष्या से भरी नजरों से आकर्ष को घूरते हुए अपने आप से कहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जब आकर्ष उम्र में उससे इतना छोटा है तो उसे बल की इतनी गहरी समझ प्राप्त कैसे हुई। अभी तक उसे लग रहा था कि उसकी प्राकृतिक बल को लेकर समझ बहुत ज्यादा गहरी है, लेकिन आकर्ष से मिलने के बाद उसे पता चला था कि वह तो अभी तक भूल में जी रहा था। वह तो कुएं के उस मेंढक की तरह था जो कुएं को ही अपना सारा संसार मान रहा था। वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि बाहर उससे भी शक्तिशाली जानवर बैठे हैं। लगता है इस आसुरी भालू को हराना आकर्ष के लिए भी आसान नहीं होने वाला है। सूर्यकेतु ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस आसुरी भालू की चमड़ी इतनी ज्यादा मोटी होगी। जब तक आकर्ष अपने जादुई हथियार की मदद न ले, तब तक मुझे नहीं लगता कि इसकी चमड़ी को भेद पाना संभव है। उरूमी ने सहमति जताते हुए कहा। वह बुजुर्ग अवस्था का आदमी जो इस पूरे मुकाबले का निर्णायक था, वह भी अब हैरान होने से अपने आप को रोक नहीं पाया था। लेकिन उसकी हैरानी उस भालू की चमड़ी को लेकर नहीं, बल्कि आकर्ष की ताकत को लेकर थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि भालू कितना शक्तिशाली है। जितना मैंने सोचा था, इसका प्रहार उससे कहीं ज्यादा भयंकर है। इतनी कम उम्र में मूल मंडल के चौथे स्तर में पहुंचना, फिर 2 प्राकृतिक बलों की समझ भी प्राप्त करना और आखिर में उंगली की मदद से इस प्रकार का घातक प्रहार करना, यह किसी भी तरह से एक छोटे बच्चे के बस की बात नहीं लगती। क्या इसकी ताकत का कोई दूसरा रहस्य है? उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने मन ही मन सोचा। इधर आकर्ष के प्रहार में भले ही उस भालू को गंभीर रूप से जख्मी न किया हो,
लेकिन उसे गुस्सा जरूर दिला दिया था। आकर्ष को कच्चा चबा जाने की इच्छा उसकी आंखों में साफ देखी जा सकती थी। वह आकर्ष को ऐसे घूर रहा था जैसे दोनों के बीच सालों पुरानी कोई दुश्मनी हो। बॉन्ग, पास ताकत की कमी आ चुकी है, आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से कहा। आवृत्ति ऊर्जा, इसका एक ऐसा प्रहार था जिसको रोकना प्रतिद्वंदी के लिए लगभग असंभव था। यह कितनी ज्यादा खतरनाक थी, इसके बारे में भी सिर्फ वही जान सकता था जिसने पहले इसका सामना किया हो। ओम ओ, जैसे जैसे उसकी ऊर्जा की धारा आगे बढ़ रही थी, उनमें कंपन और तेजी से हो रहे थे। हर कंपन के साथ उस धारा की ताकत भी बढ़ती जा रही थी। भालू जब गर्जना कर रहा था तो उसका मुंह इतना बड़ा हो जा रहा था कि आकर्ष आसानी से निगला जा सकता था। यह आकर्ष क्या करने की कोशिश कर रहा है? जब यह दूर से प्रहार कर सकता है तो भालू के करीब क्यों जा रहा है? बहुत से मेहमान आकर्ष के इस फैसले से उलझन में थे। उनकी नजर में तो यह सीधा मौत को आमंत्रण देना था। उम्मीद है कि इसने कुछ सोच रखा होगा, वरना भालू इससे कच्चा चबाने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। उरुमी और सूर्य केतु ने एक दूसरे की ओर देखते हुए कहा, बस इसी पल का तो इंतजार था, बस एक बार यह भालू इसे खा जाए। अखाड़े के बाहर इस समय सिर्फ एक व्यक्ति था जो सबसे ज्यादा खुश था, और वह था जयंत। उसकी आंखों को इस समय एक अलग ही प्रकार का सुकून मिल रहा था। जब सब आकर्ष को लेकर अलग अलग उम्मीद लगा रहे थे, तभी उसकी ऊर्जा सीधी जाकर उस भालू के विशालकाय मुंह से टकराई। बैंग! अगले ही क्षण एक जोर का धमाका हुआ जिससे पूरा अखाड़ा गूंज उठा। यह क्या हो रहा है? क्या क्या वह भालू की चमड़ी को चीरने की कोशिश कर रहा है? पूरे अखाड़े में एक अजीब सी शांति छा गई थी और सभी आंखें फाड़कर सामने की ओर देख रहे थे। आकर्ष ने जो प्रहार किया था उसकी वजह से भालू के सारे दांत टूटकर चकनाचूर हो गए थे और उसका शरीर ऐसे कंपन कर रहा था जैसे उसने बिजली के तार को स्पर्श कर लिया हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी को भी वहां पर बिजली न तो दिख रही थी और ना ही महसूस हो रही थी। फिर भालू के शरीर में ऐसे कंपन क्यों हो रहे थे? इसका कारण किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। रोजर! अखाड़े में भालू की गर्जना फिर से सुनाई देने लगी, लेकिन इस बार इसमें एक वेदना का भाव था। हर बार की तरह यह शक्ति से भरी नहीं थी, बल्कि इसमें दर्द था। उसकी आवृत्ति ऊर्जा उस भालू के पेट तक पहुंच चुकी थी और अंदर से उसके अंगों को नष्ट करना शुरू कर चुकी थी। जैसा कि उसने कहा था, भालू का शरीर बाहर से पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन अंदर कोई भी आवरण नहीं था। अंदर उसके सारे अंग बहुत ही ज्यादा कोमल थे, जो पलक झपकते ही उसकी आवृत्ति ऊर्जा के चपेट में आ गए। आवृत्ति ऊर्जा एक जाल की तरह थी जो हर गुजरते समय के साथ पूरे शरीर में फैलती थी। पेट के बाद वह ऊर्जा धीरे धीरे करके उसके हाथों और पैरों में भी चली गई, जिस वजह से भालू के लिए अब खड़ा रह पाना भी मुश्किल हो गया। सबसे आखिर में ऊर्जा ने उसके मस्तिष्क में प्रवेश किया और उसे बिखेरना शुरू किया। क्रैकल क्रॉकल! मस्तिष्क में पहुंचते ही हड्डियों के टूटने की आवाज अखाड़े में सुनाई देने लगी। जैसे जैसे हड्डियां टूट रही थीं, भालू के चीखने व चिल्लाने की आवाज उतनी ही कम हो रही थी। बहुत जल्द वह समय भी आ गया जब भालू की दर्द से भरी आवाज पूरी तरह से शांत हो गई। सबकी आंखों के सामने रक्त के समान लाल उस भालू की आंखें फैल गईं और उसका विशालकाय शरीर जमीन पर गिरकर कीचड़ के गोले की तरह बिखर गया। जैसे ही भालू खत्म हुआ, हवा में उड़ रहे सभी पत्थर भी एक एक करके वापस जमीन पर गिरने लगे और बहुत जल्द भालू का शरीर उन पत्थरों के नीचे दबकर पूरी तरह से नष्ट हो गया। अखाड़े के बाहर गहरा सन्नाटा छा गया था। भालू का सिर अभी भी नजर आ रहा था, लेकिन बहुत से लोग उसकी तरफ देसा नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसकी हालत ही इतनी ज्यादा खराब हो गई थी। अंगों को पिघला दिया था। उसका मस्तिष्क भी पिघलकर उसके सिर से बाहर आ चुका था, जो बहुत ही ज्यादा घृणात्मक लग रहा था। भालू के खत्म होने के लगभग 5 मिनट बाद तक अखाड़े में सन्नाटा छाया रहा। सभी बस एक दूसरे की ओर देख रहे थे। बीच में कभी कभी सबकी नजर आकर्ष पर जाती तो कभी उस मरे हुए भालू पर। सबके विपरीत आकर्ष अभी भी अपनी जगह पर शांत खड़ा था। उसके एक हाथ पर खून था, जो भालू के मरने के बाद उसके शरीर से उछलकर उसके हाथ पर गिरे थे। यह इसने कैसे किया? सी अखाड़े के ऊपर
हवा में जो बुजुर्ग अवस्था का आदमी उड़ रहा था वह भी चौंक पड़ा। एक पल के लिए तो उसे खुद भी विश्वास नहीं हुआ कि वह जो देख रहा है वह सच है। पहले उसे लगा था कि उस आसुरी भालू को हराने के लिए आकर्ष को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन परिणाम तो उसकी सोच के बिल्कुल उल्टा निकला। संघर्ष करना तो दूर, उसे कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ी थी। बस अपनी एक उंगली उठाई, प्रहार किया और प्रतिद्वंदी खत्म। काफी देर तक आश्चर्य में डूबे रहने के बाद उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी को इस बात का एहसास हुआ कि उसने आकर्ष की क्षमता को हल्के में ले लिया था। इसने उसे हरा दिया। इन सूर्य केतु भी हैरान था। हालांकि उसे पहले से पता था कि आकर्ष जीत जाएगा, लेकिन इतनी आसानी से इसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। उरूमी की प्रतिक्रिया भी उसके जैसे ही थी। दोनों को पहले पूरा विश्वास था कि मुकाबला थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन यह तो 3 ही प्रहार में पूरा हो गया था। नहीं, यह कैसे हो सकता है? जयंत को तो ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई सपना देख रहा है। कहां थोड़ी देर पहले वह कल्पना कर रहा था कि आकर्ष मारा जाने वाला है, और कहां एक ही पल में पूरी स्थिति बदल गई थी। एक पल के लिए तो उसे संदेह होने लगा कि कहीं आकर्ष और वह आसुरी भालू दोनों मिलकर कोई नाटक तो नहीं कर रहे हैं। पर जब उसने उसका मृत शरीर देखा तो उसे उस पूरे दृश्य पर विश्वास करना पड़ा। तो यह है आकर्ष सिंघानिया की असली क्षमता। अच्छा हुआ जो हमने इसे अपना दुश्मन नहीं बनाया, वरना हमें और भी खतरनाक परिणाम भुगतने पड़ सकते थे। जयंत के पीछे खड़े उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने, यानी कि उसके शरद चाचा ने, एक गंभीर स्वर में कहा, और इस मुकाबला का विजेता है आकर्ष सिंघानिया। एक घोषणा हुई, जिसके तुरंत बाद एक आदमी खुशी से उछल पड़ा। मैं जानता था कि मुकाबला आकर्ष ही जीतेगा। मैंने उस पर पैसे लगाए थे और मेरे पैसे नहीं डूबे। उस व्यक्ति ने एक उत्साहित स्वर में कहा, धत तेरी, मुझे लगा था कि वह आसुरी भालू जीतने वाला, और मैंने पैसे उस पर लगा दिए। अगर मुझे पता होता कि यह इतनी आसानी से हार जाएगा तो मैं अपने पैसे उस पर कभी भी नहीं लगाता। मैंने भी भालू पर ही पैसे लगाए थे, मेरे भी पैसे गए। एक के बाद एक भीड़ में से कई लोग अपने आप को कोसने लगे। ये सब देखकर आकर्ष ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। वह इस बारे में कुछ कहता भी क्यों? पैसे लोगों ने लगाए थे और यह पूरी तरह से उनका खुद का फैसला था। उसे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ रहा था कि अब इनाम के रूप में उसे उस ज्वाला पक्षी का खून मिलने वाला है। वह खून जो लक्ष्य के पहले जन्म के दौरान भी बहुत ज्यादा कीमती माना जाता था। सीनियरा आकर्ष ने उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी की ओर देखकर आवाज लगाई, जो अखाड़े के ऊपर हवा में उड़ रहा था। आवाज सुनकर बुजुर्ग अवस्था का आदमी अपने आश्चर्य से बाहर आया और आकर्ष की तरफ बड़े ही अजीब तरीके से देखने लगा। फिर उसने अपना हाथ हवा में उठाया और वह कांच के शीशी प्रकट की, जिसके अंदर ज्वाला पक्षी के खून की एक बूंद थी। उसने वह शीशी आकर्ष को देते हुए कहा, मुकाबला जीतने की बधाई हो आकर्ष, यह लो तुम्हारा पुरस्कार। धन्यवाद सीनियर। आकर्ष ने बड़े उत्साह के साथ उस कांच की शीशी को स्वीकार किया और अपनी जादुई अंगूठी में रखते हुए उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी का आभार प्रकट किया। वह इस समय ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसे कोई बहुमूल्य खजाना मिल गया हो। उसका दिल खुशी से उछल रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे के भाव में कोई भी परिवर्तन नहीं आने दिया। ज्वाला पक्षी का खून अब उसके पास था, जिसका मतलब था कि वह अब पुनर्जन्म गोली का निर्माण कर सकता था। पुनर्जन्म गोली वह गोली थी जिसने लक्ष्य को सम्राट लक्ष्य बनाया था। इस गोली के कारण ही वह अपने पहले जन्म में अनंत मंडल के बाकी योद्धाओं से आगे निकल पाया था। अपना इनाम लेने के बाद आकर्ष वापस अपनी जगह की तरफ चल पड़ा। अगर मैं यह पुनर्जन्म गोली बना लेता हूं तो 10 देशों के महामुकाबला से मुझे किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं होगा। अच्छी बात यह है कि इस गोली को किसी भी मंडल का योद्धा कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से कहा, तुम्हारी ताकत इतनी बढ़ चुकी है, इस बारे में मुझे कोई भी अंदाजा नहीं था। मुझे तो लगा था कि अभी भी तुम पहले के जैसे हो, पर अब लगता है कि तुम्हारे बारे में लगाया गया मेरा हर अंदाजा गलत है, सूर्य केतु ने कहा। लेकिन आकर्ष ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान तो इस समय यह सोचने में लगा हुआ था
कि वह किस प्रकार ले पुनर्जन्म गोली का निर्माण कर सकता है। इधर अखाड़े में अभी भी मुकाबला हो रहे थे। जानवर और दास एक के बाद एक अखाड़े में उतर रहे थे और अपने प्राण गंवा रहे थे। बीच बीच में मेहमानों में से भी कोई आकर उन्हें चुनौती दे रहा था। इसी तरह मुकाबले होते रहे और फिर अखाड़े में एक मूल मंडल के तीसरे स्तर के दास ने प्रवेश किया, जिसको चुनौती दी उरूमी ने। उरूमी अब मूल मंडल के तीसरे स्तर में पहुंच चुका था और ताकत के मामले में वह आकर्ष और सूर्य केतु से थोड़ा ही पीछे था। हालांकि मुकाबले के दौरान जादुई हथियारों का इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से पाबंदी थी, लेकिन उरूमी को इससे भी कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि लचीली तलवारों का इस्तेमाल करने के साथ साथ उसने अपने आप को लड़ाई के एक और तरीके में भी निपुण बना रखा था। जब वह अपने बल का इस्तेमाल करता था तो उसकी सारी ऊर्जा को अपनी उंगलियों में प्रवाहित करता था, जिससे उसकी उंगलियां ही तलवार की तरह खतरनाक रूप ले लेती थीं। उरूमी के अखाड़े में उतरने के बाद मुकाबला शुरू हुआ और 10 सेकंड के अंदर मुकाबला खत्म हो गया। उसने एक ही प्रहार में मूल मंडल के तीसरे स्तर के उस दास को जान से मार डाला, वह भी सिर्फ अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके। यह था उरूमी का उग्र रूप, जिससे जयंत तक डरता था। दास को खत्म करने के बाद उरूमी ने भी अपना पुरस्कार स्वीकार किया और बाहर लौट आया।